नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी फाउंडेशन की इस क्लास में। हमने अपने लास्ट अध्याय में बात की थी हिमालय के सामान्य वर्गीकरण को लेके, और हिमालय का जो पहला वर्गीकरण है दोस्तों वो हमने बात कर लिया था ट्रांस हिमालय को लेके। हाँ भाई, ऑफलाइन वाले सभी बच्चों को यहाँ तक के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आपने सॉल्व किया नहीं किया। साथ के साथ देखो, आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको करते जाइए, क्योंकि जब हम टॉपिक से संबंधित होते हैं, रिलेटेड रहते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता रहता है कि भाई कौन सा जो क्वेश्चन है वो हमें किस तरीके से प्रश्न को पूछना चाह रहा है। हम उन सभी कंटेंट को सीक्वेंस में रख सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि हमारा जो चैप्टर है वो हमें थोड़ा सा क्लियर होता रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इनके जो MCQ हैं वो क्लियर करते रहें भाई। जहाँ भी कोई दिक्कतें आती हैं तो आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों? हाँ भाई, तो आज हम बात कर रहे हैं कि हिमालय का जो वर्गीकरण हमने देखा था, इस वर्गीकरण में दोस्तों आगे और कौन कौन से हिमालय हमें देखने हैं। ठीक है, तो आगे के हिमालय के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो हमने हिमालय का जो ट्रांस हिमालय पश्चिमी भाग पढ़ लिया था, प्राचीन हिमालय जिसको हमने कहा था। उसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे हम मुख्य हिमालय को पढ़ने वाले हैं। और इस हिमालय के अंतर्गत अगर देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 पर्वत श्रेणियां हमें मिलने वाली हैं। कौन कौन सी हैं 3 पर्वत श्रेणियां? इन 3 पर्वत श्रेणियों की अगर हम बात करें तो इसका पहला जो भाग हम पढ़ने वाले हैं, ये पहला भाग आ जाता है भाई यहाँ से महान हिमालय। ठीक है, यानी कि ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में मुख्य हिमालय जो हम देख रहे हैं, इस मुख्य हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों। हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर 3 समांतर पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर की हमने बात की कि सर महान हिमालय आ जाता है। इस महान हिमालय के दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक हिमालय है जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। और सबसे अंत में सबसे दक्षिणी भाग में अगर देखें तो इसे शिवालिक हिमालय की संज्ञा दी है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हिमालय का सबसे पहला जो भाग है उत्तर में स्थित है, ये तो आ जाता है भाई महान हिमालय। और इस महान हिमालय के दक्षिण में यहां पर हम बात कर रहे हैं लघु हिमालय। और हिमालय का सबसे दक्षिणी जो भाग है ये आ जाता है शिवालिक हिमालय के अंतर्गत भाई। ठीक है, अब यहां बात करें कि सर हिमालय के इस वर्गीकरण में महान हिमालय में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लघु हिमालय में कौन से हैं और शिवालिक हिमालय में कौन से हो जाते हैं। हमने बात की थी कि टर्शियरी काल में जब गोंडवाना लैंड जो है, इस गोंडवाना लैंड भूखंड से पृथक हुआ भाग उत्तर पूर्व की ओर, हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है ये उत्तर पूर्व की ओर जब प्रवाह कर रहा था तो इसकी जो दिशा है दोस्तों कहाँ की ओर बताई थी हमने? उत्तर पूर्व की ओर दिशा बताई थी। यानी ये वाला जो भाग है यहां दबाव अधिक लगता है और इसीलिए हमने देखा था इस वाले भाग में हिमालय की जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो हमें देखने को मिल रही थी। आप भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर बात कर लेते हैं, कंचनजंगा हो सकती है। अगर हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में थी, वो भी इसी भाग में स्थित हो जाती है। चलिएगा, तो यहां सबसे पहले हम दोस्तों बात कर रहे हैं हिमालय का सबसे उत्तरी जो भाग है जिसे हमने कहा है महान हिमालय। तो ये जो महान हिमालय हम देख रहे हैं, इस महान हिमालय की अगर हम बात करें तो इसके कुछ उपनाम आ जाते हैं दोस्तों। इस महान हिमालय को हम कह देते हैं हिमाद्री हिमालय, इसे वृहद हिमालय, इसे बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। और ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है दोस्तों। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है भाई? तो महान हिमालय हो जाता है। और इसे कहा जाता है दोस्तों केंद्रीय अक्षीय हिमालय। क्या कहेंगे भाई? केंद्रीय अक्षीय हिमालय कहेंगे दोस्तों। केंद्रीय अक्षीय हिमालय की संज्ञा भी दी है। महान हिमालय को अनेक उपनामों से जाना जाता है। यही हम बात कर रहे हैं कि इस हिमालय का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो महान हिमालय के विस्तार की अगर हम बात करें तो ये जो हिमालय का पश्चिमी भाग है, जहां पर हम सिंधु नदी
जहां पर हम बात करते हैं सिंधु नदी मोड़। तो ये जो सिंधु नदी मोड़ है, इस सिंधु नदी मोड़ से पूर्वी भाग में अगर देखें तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। कौन सी नदी आती है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। तो सिंधु नदी मोड़ से यहाँ पूर्वी भाग में अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ तक अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो भाग आ रहा है ये कौन सा हिमालय आ जाता है? ये महान हिमालय आ जाता है दोस्तों, ठीक है। पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत चोटी आ जाती है। इस पर्वत चोटी का नाम है भाई नंगा पर्वत। कौन सी पर्वत चोटी है? नंगा पर्वत। सिंधु नदी गार्ज, सिंधु नदी का जो कोण यहाँ बन रहा है, सिंधु नदी का जो मोड़ यहाँ बन रहा है, इस मोड़ के पास में एक पर्वत चोटी आ जाती है जिसका नाम हो जाता है नंगा पर्वत। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नंगा पर्वत से पूर्व में अगर हम ब्रह्मपुत्र की जो पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र की जो घाटी आ जाती है जिसे हम दिहांग घाटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक पर्वत चोटी है और इस पर्वत चोटी का नाम है भाई नामचा बरवा। कौन सी पर्वत चोटी आ जाती है दोस्तों? इस पर्वत चोटी का नाम आ जाता है नामचा बरवा। और ये जो नामचा बरवा पर्वत चोटी है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो हमने कहा पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक, पश्चिम में सिंधु नदी मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ के मध्य का जो भाग है ये महान हिमालय कहलाता है, ठीक है। और इस हिमालय की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये लगभग दोस्तों 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। ये 160 कहाँ है? 160 इसके पूर्वी भाग में आ जाती है, क्योंकि दबाव अधिक लगा तो चौड़ाई कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। जबकि अगर हम इसके पश्चिमी भाग को देखें तो पश्चिमी भाग में दबाव कम था, क्योंकि दबाव की जो दिशा थी, ये दिशा कहाँ की ओर थी? ये ठीक उत्तर की ओर न होकर उत्तर पूर्व की ओर थी। तो जो पश्चिम का भाग है यहाँ दबाव कम लगता है और इस कम दबाव के कारण ही दोस्तों यहाँ पर जो चौड़ाई है वो हमें अधिक देखने को मिलती है। लेकिन अपेक्षाकृत पर्वत चोटियों की जो ऊंचाई है वो पूर्व की तुलना में, नेपाल हिमालय की तुलना में यहाँ कम देखने को मिल जाती है। यही अगर हम देखें तो ये जो हिमालय है इस हिमालय की औसत ऊंचाई की भी बात कर लेते हैं। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। महान हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 6100 मीटर ऊंचाई वाला भाग हो जाता है दोस्तों। और इसी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो द्वितीय क्रम की है, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ जो आ जाती है, तो यहाँ पर द्वितीय क्रम की पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम हो जाता है भाई, ठीक है। पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं? किसी स्थलखंड के उत्थान से पहले से बहती हुई आ रही नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ये अपनी घाटी में आने वाले अवरोधों को काटकर अपनी घाटी को यथावत रखती हैं, तो इन्हें कहते हैं भाई पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की है कि जो द्वितीय क्रम की पूर्ववर्ती नदियां आ जाती हैं इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो यहाँ पर गंगा यमुना जैसी कुछ प्रमुख नदियां आ जाती हैं और इनकी कुछ सहायक नदियां आ जाती हैं भाई, जिन्हें हम पूर्ववर्ती अपवा तंत्र के अंतर्गत रख लेते हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो हमने कहा हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो हमें इसी महान हिमालय वाले भाग में देखने को मिल जाती हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है। कौन सी पर्वत चोटी है? माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है और यहाँ पर महान हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी भी हो जाती है। और ये कहाँ पर है? तो ये आ जाती है दोस्तों नेपाल में। कहाँ पर आ जाती है? नेपाल में। प्रश्न बनता है कि भाई माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी किस हिमालय में है? महान हिमालय में है, लघु हिमालय में है, शिवालिक में है या ट्रांस हिमालय में है? तो कौन से हिमालय की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों महान हिमालय में स्थित है। यहीं आगे अगर देखें तो एक पर्वत चोटी आ जाती है भाई कंचनजंगा। कौन सी पर्वत चोटी है? कंचनजंगा। और ये जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है ये कहां पर आ जाती है? तो ये आ जाती है दोस्तों सिक्किम में। कौन से राज्य में है? सिक्किम में। तो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाती है।
हम बात कर रहे हैं कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर पूछी जाती है तो ये कौन सी पर्वत चोटी आ जाती है? ये कंचनजंगा आ जाती है, जो कहां पर है भाई? भारत में। ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 8,598 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है दोस्तों। इसी क्रम में नेपाल की मकालू पर्वत चोटी आ जाती है, नेपाल की धौलागिरी पर्वत चोटी आ जाती है, भारत में नंगा पर्वत आ जाता है जो जम्मू कश्मीर में हम बात कर रहे थे। भारत का जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है यहां पर 8,126 मीटर ऊंचाई वाला ये पश्चिमी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में स्थित महान हिमालय की एक ऊंची चोटी हो जाती है। इसी क्रम में अगर देखें तो देखिएगा दोस्तों, नेपाल में आ जाती है अन्नपूर्णा। भारत का जो उत्तराखंड है, भारत का जो उत्तराखंड क्षेत्र है यहां पर आ जाती है भाई नंदा देवी पर्वत चोटी। कई बार क्या होता है कि यहां पर दोस्तों हमें पूछ ली जाती है, इस क्षेत्र में हमसे पूछ ली जाती है कि भाई पर्वत चोटियों का जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का क्रम है ये कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं कि पर्वत चोटियों का जो क्रम हमसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये क्रम हमें पूर्व से पश्चिम की ओर देखना है। तो भारत के मानचित्र में इन चोटियों को दर्शाने के लिए हम इस मानचित्र में इन चोटियों को दर्शाने के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो भाई सबसे पूर्वी भाग में अगर देखें तो सबसे पूर्वी भाग में हमने कहा कि सर यहाँ एक पर्वत चोटी आ जाती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ स्थित पर्वत चोटी का नाम था नामचा बरवा। कौन सी पर्वत चोटी है? नामचा बरवा। ये कहां पर आ जाती है? ये आ जाती है सर अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में है भाई? ये आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये सबसे पूर्व की है। सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत चोटी, सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत चोटी की हमने बात की है कि सर यहाँ पर नंगा पर्वत स्थित है। नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत हमने पढ़ा कि ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हो जाता है। तो ये तो महान हिमालय का पश्चिमी बिंदु और ये महान हिमालय का पूर्वी बिंदु, कि महान हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि सर इनके अलावा और कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं। तो देखिएगा, सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी जाती है और इसका नाम आ जाता है भाई कंचनजंगा। कौन सी पर्वत चोटी है दोस्तों? कंचनजंगा। और ये जो कंचनजंगा है ये कौन से राज्य में है? तो यहाँ पर राज्य आ जाता है भाई सिक्किम। कौन सा राज्य आ जाता है? सिक्किम। अभी तक नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में और कंचनजंगा सिक्किम की हमने बात की है। अब बात करते हैं तो यहाँ जो नेपाल है, इस नेपाल में कुछ पर्वत चोटियाँ और आ जाती हैं। नेपाल की पर्वत चोटियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रमशः जो पर्वत चोटी आ जाती है मकालू, इसी के पास में विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है ये आ जाती है भाई माउंट एवरेस्ट। कौन सी आ जाती है? ये आ जाती है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में स्थित है, चोमोलुंगमा सागर माथा के नाम से जानी जाती है और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ हमने बात की है मकालू की, तो मकालू आ जाता है, माउंट एवरेस्ट आ जाता है, अन्नपूर्णा आ जाती है, अन्नपूर्णा आ जाती है, धौलागिरी आ जाती है, धौलागिरी। तो धौलागिरी, ये जो धौलागिरी है, ये जो अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये सभी पर्वत चोटियां नेपाल में स्थित हो जाती हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ हम भारत में एक और पर्वत चोटी की बात करने वाले हैं। यहाँ भारत में एक और पर्वत चोटी की बात करने वाले हैं और ये पर्वत चोटी आ जाती है भाई नंदा देवी। कौन सी आ जाती है? नंदा देवी। और नंदा देवी कहाँ पर है? ये आ जाती है भाई उत्तराखंड में। कहाँ पर आ जाती है? उत्तराखंड में। तो जो भारत की प्रमुख ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां थी महान हिमालय में, नामचा बरवा है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है और नंगा पर्वत है। ठीक है, और अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में मकालू है, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है और धौलागिरी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद अगर हम देखें तो आगे हम बात करने वाले हैं अगले हिमालय की।
अगला जो हिमालय है ये आ जाता है लघु हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। हमने बात की कि ये जो महान हिमालय है उत्तर में, इस उत्तर में महान हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर एक लंबी पर्वत श्रेणी आ जाती है। उत्तर में कौन सा हिमालय है भाई? महान हिमालय। दक्षिण में कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। और अगर हम इसके भी दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है शिवालिक हिमालय। यहाँ पर कौन आ जाता है? शिवालिक हिमालय आ जाता है। तो जो लघु हिमालय है ये महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है, तो इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो लगभग ये 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई वाला पर्वतीय क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर, 3700 से लेकर 4500 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र हो जाता है। अगर हम इस लघु हिमालय को पश्चिम से लेकर अगर हम पूर्व की ओर चलें तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि ये जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय में सबसे पश्चिमी भाग में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर वाला ये जो क्षेत्र है यहाँ इसको कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। क्या कहा जाता है? पीर पंजाल श्रेणी। यानी कि ये जो लघु हिमालय का हमने सबसे पश्चिमी भाग देखा है, यहाँ पर स्थित है इस पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। यहाँ पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य, ये जो हमने महान हिमालय पढ़ा है, यहाँ जो लघु हिमालय है, इन दोनों के बीच में यहाँ एक घाटी आती है दोस्तों, और यहाँ पर स्थित घाटी को कहा जाता है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी कहेंगे? यहाँ पर कहते हैं कश्मीर घाटी। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पीर पंजाल है। पीर पंजाल के आगे अगर देखें पूर्व की ओर जब चलते हैं तो लघु हिमालय को कहा जाता है धौलाधर, और धौलाधर कहते हैं इसको हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर कहते हैं इसको हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को धौलाधर कहते हैं। अगर हम देखें उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में इनको नागटिब्बा या मसूरी कहा जाता है। और यहीं पर नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल में इसको कहा जाता है क्या भाई? नेपाल में इसको कहा जाता है महाभारत। क्या कहेंगे? महाभारत कहेंगे। ठीक है, तो ये जो महाभारत वाला भाग है, महाभारत वाला ये जो भाग है, अगर इसके उत्तर में महान हिमालय को देखें तो ये जो नेपाल वाला भाग है और ये जो महान हिमालय वाला भाग है, यहाँ पर भी हमें एक घाटी देखने को मिलती है। इसे कहते हैं भाई काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो लघु हिमालय हमने देखा, इस लघु हिमालय में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः पीर पंजाल, धौलाधर है, नागटिब्बा है, ठीक है, महाभारत है। इस प्रकार की अनेक पर्वत जो श्रेणियां हैं वो पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होने के कारण, अगर हम महान हिमालय की तुलना में इस हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होने के कारण ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलने से यहाँ पर कुछ घास के मैदान बनते हैं और कुछ स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र, जिन्हें हम पर्वतीय हिल स्टेशन कहते हैं भाई। ठीक है, पर्वतीय स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र कह सकते हैं या फिर हिल स्टेशन जो है ये विकसित हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हिल स्टेशन विकसित होते हैं इनमें जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है मर्ग। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये प्रमुख हिल स्टेशन हो जाते हैं जो लघु हिमालय में हैं और जम्मू कश्मीर वाले भाग में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों शिमला है, कुल्लू मनाली है, ये प्रमुख हिल स्टेशन देखने को मिल जाते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, चमोली, फूलों की घाटी, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सभी क्षेत्र पर्वतीय हिल स्टेशन के रूप में जाने जाते हैं। थोड़ा सा पूर्व की ओर चलते हैं तो थोड़ा सा पूर्व की ओर जो पश्चिमी बंगाल वाला भाग है,
जो पश्चिमी बंगाल वाला भाग है, यहाँ पर जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन भी देखने को मिल जाते हैं। और अंग्रेजी शासन काल में ये जो दार्जिलिंग क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजों ने चाय की कृषि की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के अतिरिक्त अगर हम देखें 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहिन राज्य के अलावा अगर हमें कहीं चाय की कृषि देखने को मिलती है तो ये जो भाग हम देखते हैं यहाँ से पश्चिमी बंगाल वाला, तो जो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी क्षेत्र है यहाँ पर हमें क्या मिल जाते हैं भाई, कुछ चाय के बागान देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा लघु हिमालय को, फटाफट से रिवीजन मार लेते हैं। ये जो लघु हिमालय है ये हिमालय के महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है और हिमालय की कैसी पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हो जाती है। इस लघु हिमालय में कौन कौन से भाग हैं, तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत, ये इसके कुछ भाग हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या मिलते हैं, अल्पाइन घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में मृग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। जैसे मृग में एग्जाम्पल हमने देखा सोनमर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये अल्पाइन घास के मैदान हैं और यहां पर कुछ हिल स्टेशन के रूप में भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था लघु हिमालय। इसके बाद अगर चलें तो हमें लघु हिमालय के दक्षिण में हिमालय का सबसे छोटा भाग, हिमालय का सबसे कम ऊंचा भाग और हिमालय का सबसे नवीन भाग देखने को मिलता है। ये सबसे नवीन जो भाग है इसको कहा गया है शिवालिक हिमालय। इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है शिवालिक हिमालय। जो कहां पर है दोस्तों, ये सर लघु हिमालय के दक्षिण में है और उत्तर के विशाल मैदान के उत्तरी भाग में स्थित हो जाता है। यानी हिमालय में महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, इसे हम कहेंगे दोस्तों उप हिमालय। क्या कहेंगे इसको, इसको कह देंगे भाई उप हिमालय। तो लघु हिमालय को हमने मध्य हिमालय कहा था, शिवालिक हिमालय को क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं भाई उप हिमालय। और ये जो उप हिमालय है, इस उप हिमालय का जो विस्तार है ये आ जाता है दोस्तों यहाँ पंजाब, यहाँ पर आ जाता है पंजाब और पंजाब में आ जाता है पोतवार बेसिन। कौन सा बेसिन है, पोतवार बेसिन। पंजाब में स्थित पोतवार बेसिन से लेकर पूर्व में हम चलते हैं बिहार में कोसी नदी बेसिन तक। ये जो बिहार वाला भाग हम देख रहे हैं, यहाँ तक की जो पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों के समूह को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, हमने कहा कि यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, हिमालय का सबसे कम ऊंचा भाग हो जाता है, हिमालय का सबसे कम ऊंचा भाग हो जाता है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत हम देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत जो गोंडवाना लैंड भूखंड का हिस्सा था, ये उत्तर पूर्व की ओर गति कर रहा था दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर पूर्व की ओर जैसे ही ये गति करता है तो यहाँ पर बीच में जो 33 सागर का मलबा था, इस मलबे में धीरे धीरे वलन पड़ते जाते हैं और क्रमशः महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण होता रहता है। आज भी इसके निर्माण का जो क्रम है वो जारी है। यानी कि आज अगर हम बात करें तो ये जो हिमालय है, इस हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। हम माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन नेपाल वाली ये कहते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है ये वर्तमान में 8,850 मीटर हो गई है भाई। ठीक है, तो यहां हमने बात की कि जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में कुछ घाटियां पाई जाती हैं और इन घाटियों को पश्चिम में कहते हैं, पश्चिम में कहते हैं दून घाटी और पूर्व में क्या कहते हैं दोस्तों, द्वार घाटी कहते हैं। देखिएगा, पश्चिमी भाग में तो हमने कहा है कि सर ये दून घाटी है और पूर्वी भाग में क्या कहा है, इनको द्वार घाटी कहा है। जैसे हम बात करते हैं पश्चिम में स्थित जो दून घाटियां हैं, हम बात करें कि सर जो पश्चिम में स्थित दून घाटियां हो जाती हैं तो इनके कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे कोटली दून, जैसे आ जाता है भाई, कौन सा आ जाता है, कोटली
दून, और ये जो कोटली दून है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आ जाता है जम्मू कश्मीर में। जैसे पाटली दून की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है कहाँ पर, उत्तराखंड में। और देहरादून की अगर बात करें तो ये भी कहाँ पर है भाई, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये तो पश्चिम में स्थित कुछ दून घाटियां थी। अगर हम पूर्व की घाटियों की बात करें, पूर्व में स्थित जो घाटियां आ जाती हैं इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनको कहा जाता है भाई द्वार घाटी। क्या कहते हैं इनको, इनको कहा जाता है द्वार घाटी। तो ये जो द्वार घाटी के उदाहरण हैं, जैसे हरिद्वार आ जाता है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जैसे कि अलीपुर द्वार आ जाता है जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में मिलने वाली घाटियाँ थी उनके कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। अब अगर हम बात करें, ये तो था हिमालय का एक सामान्य सा वर्गीकरण जिसको हमने उत्तर से दक्षिण की ओर रखा। ठीक है, एक विद्वान आते हैं दोस्तों सर सिडनी बुर्राड, और ये जो सर सिडनी बुर्राड महोदय हैं इन्होंने हिमालय का जो वर्गीकरण किया है वो अनुप्रस्थ आधार पर किया है। ये जो वर्गीकरण है ये वर्गीकरण इन्होंने कुछ नदियों के अपवाह क्षेत्रों को आधार मानकर किया है। अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है, इनके वर्गीकरण से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भाई जो सिडनी बुर्राड महोदय हैं, इन सिडनी बुर्राड महोदय के विभाजन के अंतर्गत, या फिर हम सीधी सीधी बात करें हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, कौन सा वर्गीकरण है, प्रादेशिक वर्गीकरण है दोस्तों। इस प्रादेशिक वर्गीकरण में हिमालय का सबसे लंबा भाग कौन सा है और हिमालय का सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाता है, ये सामान्य सा प्रश्न है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि नदियां दे दी जाती हैं, जैसे कि मान लीजिएगा सतलज और काली नदी दे दी। सतलज व काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को सिडनी बुर्राड ने किस नाम से जाना है। तो ऐसा कोई प्रश्न जब देखने को मिलता है तो हमें सिडनी बुर्राड का ये जो प्रादेशिक वर्गीकरण है जिसे हम अनुप्रस्थ विभाजन भी कहते हैं, कौन सा विभाजन कहते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन भी कहते हैं। इस अनुप्रस्थ विभाजन में अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो हमें निम्न 4 भाग देखने को मिलते हैं, और ये जो 4 भाग हैं इन 4 भागों में सबसे पश्चिम में बात करते हैं दोस्तों पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय आया, पंजाब हिमालय। और ये जो पंजाब हिमालय है ये किन नदियों के मध्य है, ये सर सिंधु नदी, कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य का भाग है। सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो लंबाई आ जाती है 560 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 560 किलोमीटर आ जाती है। महत्वपूर्ण तो ये है कि भाई किन नदियों के मध्य है, तो सर सिंधु व सतलज नदी के मध्य है। नाम क्या दिया है, नाम दिया है पंजाब हिमालय। इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय कहेंगे, पंजाब हिमालय कह दो या फिर इसको हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं। और इस हिमालय के इस भाग में अगर देखें तो कुछ पर्वत श्रेणियां और आ जाती हैं। पर्वत श्रेणियों में जैसे हम बात करते हैं पीर पंजाल है, धौलाधर है, उत्तर में जो लद्दाख पर्वत आया था, जास्कर पर्वत आया था, ये सभी के सभी पर्वत किस में शामिल हैं, ये पर्वत आ जाते हैं भाई किस में, सर पंजाब हिमालय में। देखिएगा ट्रांस हिमालय की यहाँ पर हमने बात की है तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों का रखा है, लेकिन काराकोरम श्रेणी को नहीं रखा, क्योंकि यहाँ हमने जब ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण किया था तो सिंधु नदी किन 2 पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर। और किस पर्वत को काट रही थी, लद्दाख पर्वत को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण कर रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि लद्दाख पर्वत आ जाता है, जास्कर आ जाता है, पीर पंजाल और धौलाधर आ जाता है। अगर इनका क्रम देखें तो सबसे पहले तो कौन है भाई, लद्दाख, उसके बाद में कौन आ जाता है, जास्कर, उसके बाद में कौन आएगा, पीर पंजाल, और सबसे अंत में कौन आ जाता है, धौलाधर आ जाता है। इनका उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करें कि सर इस प्रादेशिक वर्गीकरण में, इस अनुप्रस्थ विभाजन में पंजाब हिमालय के पूर्व में, तो पंजाब हिमालय के पूर्व में ये हिमालय का दूसरा भाग आ जाता है जिसको कुमाऊं हिमालय या कुमायूं हिमालय भी कहते हैं। और हिमालय के इस वर्गीकरण में यह हिमालय का सबसे छोटा भाग है। यह कैसा भाग है,
हिमालय का सबसे छोटा भाग है? भाई अनुप्रस्थ, ये जो अनुप्रस्थ विभाजन हम पढ़ रहे हैं, इस अनुप्रस्थ विभाजन के अनुसार हिमालय का सबसे छोटा भाग कौन सा है? सर कुमायूं हिमालय आ जाता है। और इस कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? ये लंबाई आ जाती है 320 किलोमीटर। और ये किन दो नदियों के मध्य है? तो सर सतलज से लेकर काली नदी के मध्य का जो भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कुमायूं हिमालय कह देते हैं। ठीक है। और यहां अगर देखें तो कुछ पर्वत चोटियां आ जाती हैं, जैसे नंदा देवी चोटी आ जाती है, जैसे बद्रीनाथ चोटी आ जाती है, केदारनाथ आ जाती है। ठीक है। त्रिशूल पर्वत चोटी है और गंगोत्री चोटियां। तो ये ऊंची ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं वो कौन से हिमालय के भाग हो जाती हैं? कुमायूं हिमालय का भाग हो जाती हैं भाई। ठीक है। केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि केदारनाथ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो फटाफट से जवाब दीजिएगा। हाँ भाई, ध्यान रखिएगा, केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक। अब आगे अगर हम हिमालय के इस पहले दूसरे भाग के बाद बात करें तो तीसरा जो भाग आ जाता है ये आता है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? ये आ जाता है भाई नेपाल हिमालय। तो इस नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से? ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। ठीक है। काली नदी गंगा नदी अपतंत्र का भाग है, जबकि तीस्ता नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है। तो यहाँ काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य का जो भाग है ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा। कितना है भाई? 800 किलोमीटर लंबा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस अनुप्रस्थ विभाजन के अनुसार, इस अनुप्रस्थ विभाजन के अनुसार ये जो हिमालय का सबसे लंबा भाग, हिमालय का कौन सा भाग है? सबसे लंबा भाग हो जाता है। कौन सा हिमालय हो जाता है? यहां पर नेपाल हिमालय। अच्छे प्रश्न है यहां कि हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में, हिमालय के अनुप्रस्थ वर्गीकरण में सबसे छोटा भाग कौन सा? तो भाई कुमायूं हिमालय। सबसे लंबा भाग कौन सा? तो यह आ जाता है नेपाल हिमालय। अब चलते हैं इस प्रादेशिक वर्गीकरण के सबसे पूर्वी भाग में, और सबसे पूर्वी भाग में जो आता है इसे कहते हैं भाई असम हिमालय। क्या कहते हैं इसको? असम हिमालय। जो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी आ जाती है तीस्ता, इनके मध्य का जो भाग है जो लगभग कितना है? 750। कितना लंबा है? 750 किलोमीटर लंबा आ जाता है। इसे कहते हैं असम हिमालय प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार सबसे पूर्वी भाग में। ठीक है। यहां अगर हम पर्वत चोटियों की बात करते हैं तो संगला आ जाती है, नामचा बरवा पर्वत चोटी आ जाती है, और नामचा बरवा पर्वत चोटी को हमने कहां पर पढ़ा था? यह आ जाती है भाई अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक ऊंची पर्वत चोटी हो जाती है जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी के पास में स्थित है। तो दोस्तों यहां देखिए हमने हिमालय का ये एक और प्रादेशिक वर्गीकरण जिसको हमने अनुप्रस्थ विभाजन कहा है, इस अनुप्रस्थ विभाजन की बात कर ली है दोस्तों। ठीक है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये तो चार भाग आ जाते हैं। सबसे छोटे भाग की बात करते हैं तो सर कुमायूं हिमालय आ जाता है, और सबसे लंबे भाग की बात करते हैं तो सर ये कौन सा आ जाता है? ये नेपाल हिमालय आ जाता है दोस्तों। ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हमारे जो भौतिक प्रदेश थे, इस भौतिक प्रदेश में ये जो पहली यूनिट हमने बात की है किसकी? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसको हमने क्या कहा था? हिमालय प्रदेश कहा था। क्या कहा था दोस्तों? इसको हमने कहा था हिमालय प्रदेश। तो अगली क्लास में हम इसी कड़ी का अगला जो चैप्टर है वो बात करेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। धन्यवाद। चलिए दोस्तों फटाफट से आज जो हमने बात की है इनका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की थी दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी कि हम बात कर रहे हैं हिमालय के वर्गीकरण को लेके, और हिमालय का जो वर्गीकरण है इस वर्गीकरण में हमने उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से 3 समानांतर, एक दूसरे के समानांतर पर्वत श्रेणियां देखी। पहली कौन सी थी भाई? महान हिमालय। दूसरी कौन सी है? लघु हिमालय। और तीसरी कौन सी आ जाती है? शिवालिक हिमालय। महान हिमालय जो है, इस महान हिमालय को हमने कहा कि यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। कौन सा भाग है? सबसे
ऊंचा भाग है और इसे हमने कहा हिमाद्री हिमालय, वरहदी हिमालय या बर्फीला हिमालय कह दिया। ठीक है, विस्तार हमने देखा दोस्तों सिंधु नदी गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक, यानी महान हिमालय का विस्तार कहां से सर, ये जो सिंधु नदी है और यहां से पूर्वी भाग में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों के मध्य हमने महान हिमालय के विस्तार को देखा। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की इसकी लंबाई की, लंबाई कितनी आ जाती है, लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाती है। और औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 6100 मीटर आ जाती है, जो कि सभी हिमालय में सबसे ऊंचा भाग हो जाता है। ठीक है, हमने देखा इस महान हिमालय से अनेक पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम हो जाता है, जैसे हमने बात की गंगा, यमुना और कुछ इनकी सहायक नदियों को लेके। आगे अगर हम बात करें तो महान हिमालय में ही विश्व की कुछ ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां मिल रही थी। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाती है। कंचनजंगा भारत में, किसकी बात कर रहे हैं, भारत में, भारत की नहीं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी भी, तो हम बात कर रहे थे काराकोरम श्रेणी में स्थित केटू गॉडविन आइंस्टीन की। लेकिन भारत में जो आती है यह हमने बात की कौन से राज्य में, सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कुछ अन्य पर्वत चोटियों की जो श्रेणियां हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि जो अगला हिमालय आया, ये अगला हिमालय कौन सा था दोस्तों, लघु हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित इस हिमालय को मध्य हिमालय की संज्ञा भी दी गई। और यह हिमालय का कैसा भाग है सर, ये हिमालय का सबसे लंबा भाग है। हिमालय की सबसे जो लंबी पर्वत श्रेणी है ये कौन सी हो जाती है, ये लघु हिमालय हो जाती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर तक हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि इस लघु हिमालय को अन्य किन नामों से जाना जाता है तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत हो जाती है। ठीक है, नोट यहां हम बात कर रहे थे कि जो महान हिमालय है और यहां से जो लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी है, इन दोनों के मध्य एक घाटी आई। घाटी कौन सी आ जाती है, यहां पर हमने बात की थी कश्मीर घाटी, जो कि केसर उत्पादन के लिए जानी जाती है। और इसी लघु हिमालय में अनेक स्वास्थ्य वर्धक स्थल भी हो जाते हैं। लोग जहां घूमने जाना पसंद करते हैं, हिल स्टेशन जिनको कहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली शिमला आ जाते हैं, उत्तराखंड में नैनीताल मसूरी रानीखेत आ जाता है, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी भी आ जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो रानीखेत है, यहाँ पर जो रानीखेत है ये मुर्गियों में पाया जाने वाला एक रोग भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की कि जो अगला हिमालय है, हिमालय का सबसे दक्षिणी जो भाग आ जाता है इसको हमने कहा है शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे नवीन भाग है, हिमालय का सबसे कम ऊंचा भाग है। और विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो यह विस्तार में पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर बिहार में कोसी नदी बेसिन तक आ जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में कुछ घाटियां आ जाती हैं। इन घाटियों को पश्चिम में तो कहते हैं दून घाटी, जैसे कि देहरादून, और पूर्व में कहा जाता है द्वार घाटी, जैसे कि हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, इनकी भी चर्चाएं हमने कर ली थी। उसके बाद चलें तो हमने हिमालय के इस प्रादेशिक वर्गीकरण को देखा था। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किसने कर दिया, सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने किया। इस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ विभाजन कहा जाता है। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन के अनुसार कितने भागों में बांटा है, तो भाई 4 भागों में बांटा है। सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो यहां पर पंजाब हिमालय की बात की है। प्रादेशिक वर्गीकरण अनुप्रस्थ वर्गीकरण में सबसे पूर्वी भाग में कौन सा, तो सर असम हिमालय की बात कर ली। इस वर्गीकरण के अनुसार सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो भाई कुमायूं हिमालय जो है ये अनुप्रस्थ वर्गीकरण में सबसे छोटा भाग आ जाता है, जो सतलज से लेकर काली नदी के मध्य स्थित है। सबसे लंबा भाग किसको पड़ा, तो सबसे लंबा भाग पड़ा सर काली से तीस्ता के मध्य स्थित ये जो नेपाल हिमालय है, ये अनुप्रस्थ विभाजन में सबसे लंबा हिमालय भाग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।